जो किंग जो था वो प्यूरिटन था, यानी प्रोटेस्टेंट था। प्यूरिटन एंड प्रोटेस्टेंट एक ही बात है, ठीक है ना? प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड, ये दोनों एक ही बात हैं। पर जो अवाम जो थी अ, वो भी प्यूरिटन्स थी। तो जब चार्ल्स वन ने ये डिसाइड किया कि वो एक प्रिंसेस से शादी करेगा जो कि कैथोलिक्स थी, और इसी वजह से, शादी की वजह से जो प्रोटेस्टेंट थे वो नाराज़ हो गए थे, जो प्यूरिटन्स थे वो नाराज़ हो गए थे। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह थी टैक्स जो उन्होंने बढ़ा दिए थे, शिप टैक्सेस थे या जो भी टैक्सेस थे जो, तो वो भी बढ़ा दिए गए थे। तो इस वजह से भी जो अवाम जो थी, जो पब्लिक जो थी, वो उससे नाराज़ थी, और इसका फ़ायदा उठाते हुए ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया कि वो अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, ठीक है ना? वो चार्ल्स वन को जो है ना हटाने के लिए अपनी आर्मी आर्मी जो है ना तैयार कर रहा था, और उसने एक रिवॉल्यूशन मतलब लेकर आया, और जो है ना इसकी हुकूमत का तख्ता पलट पलट दिया और उसको बीहेड किया पब्लिकली, किंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है कैरोलिन एज। अच्छा जी, कैरोलिन एज किसे कहते हैं? ये एज ऑफ प्यूरिटनिज्म थी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ प्यूरिटनिज्म, और इसे द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। चार्ल्स वन और पार्लियामेंट और प्यूरिटनिज्म जो था, मतलब उनके दरमियान प्यूरिटन्स के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा मतलब अपोजिशन रहती थी और बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी। सर यहाँ पर क्लोज हो चुके थे, बिल्कुल बंद हो चुके थे, एंड द थिएटर्स क्लोज्ड इन 1642, यानी 11 ईयर्स तक जो है थिएटर्स को बंद किया गया था, कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। और द क्रोमवेलियन रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया था क्योंकि चार्ल्स वन को बीहेड किया गया था। ये ब्रिटिश हिस्ट्री या इंग्लिश हिस्ट्री लिटरेचर में पहला किंग था जिसको बीहेड किया गया, यानी जिसका जो है ना सर पब्लिकली अपने धड़ से अलग किया गया, इसको ही वॉज बीहेडेड पब्लिकली, ठीक है ना? और इसको ये करने वाला क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल था। और ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो एक रिवॉल्यूशनरी पर्सनालिटी था अपने आप में। वो कहता था कि वो एक रिवॉल्यूशन लाएगा चार्ल्स, क्योंकि मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जो किंग जो था वो प्यूरिटन था, यानी प्रोटेस्टेंट था। प्यूरिटन एंड प्रोटेस्टेंट एक ही बात है, ठीक है ना? प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये दोनों एक ही बात हैं। पर जो अवाम जो थी अ, वो भी प्यूरिटन्स थी। तो जब चार्ल्स वन ने ये डिसाइड किया कि वो एक प्रिंसेस से शादी करेगा जो कि कैथोलिक्स थी, और इसी वजह से, शादी की वजह से जो प्रोटेस्टेंट थे वो नाराज़ हो गए थे, जो प्यूरिटन्स थे वो नाराज़ हो गए थे। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह थी टैक्स जो उन्होंने बढ़ा दिए थे, शिप टैक्सेस थे या जो भी टैक्सेस थे जो, तो वो भी बढ़ा दिए गए थे। तो इस वजह से भी जो अवाम जो थी, जो पब्लिक जो थी, वो उससे नाराज़ थी, और इसका फ़ायदा उठाते हुए ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया कि वो अपनी आर्मी तैयार कर रहा था, ठीक है ना? वो चार्ल्स वन को जो है ना हटाने के लिए अपनी आर्मी आर्मी जो है ना तैयार कर रहा था, और उसने एक रिवॉल्यूशन मतलब लेकर आया, और जो है ना इसकी हुकूमत का तख्ता पलट पलट दिया और उसको बीहेड किया पब्लिकली, किंग चार्ल्स वन को, ठीक है जी। और ये पीरियड जो है उसके बाद जब ओलिवर क्रॉमवेल आता है, ठीक है ना? और ये जो पीरियड है 1649 से लेकर 59 तक, कब कोई 66 तक भी कहते हैं कि 1649 से लेकर 1666 तक इंट्रेगनम जो है ना इस पीरियड को कहा जाता है, जब ओलिवर क्रॉमवेल थ्रोन पर आते हैं। अच्छा, ये थ्रोन पर नहीं आते क्योंकि चार्ल्स टू को जो है ना, चार्ल्स वन के बाद चार्ल्स टू का हक था थ्रोन पर आने का, मगर वो अ, उसको नहीं मिलता, और ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो आ जाते हैं एज ए लॉर्ड प्रोटेक्टर के नाम पर। वो आगे आ जाते हैं और वो जो है ना रूल करना शुरू कर देते हैं इंग्लैंड पर। चार्ल्स वन जो है वो 1600 से लेकर 1649 तक रहे, क्योंकि 49 के बाद उनको बीहेड किया गया पब्लिकली, और उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल जो आए थे द ओनली है। उसके बाद है क्योंकि ये मानते थे कि मोनार्की का एब्सोल्यूट राइट जो है उनको ही है, ठीक है ना? मतलब वो किसी मेरिट पर किसी को लाने के हक में नहीं थे, डेमोक्रेसी के हक में नहीं थे।
उनका ये मानना था कि उनकी जो नस्ल है वो जन्मी है, पैदा हुई है सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत करने के लिए। तो एब्सोल्यूट जो मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट था वो उनके अंदर था। अच्छा जी, उसके बाद है द सेकंड सन ऑफ जेम्स वन। ये सेकंड सन थे जेम्स वन के। ठीक है, जेम्स वन का हमने जैकोबियन पीरियड में पढ़ा था। ठीक है, और बिकम द हेयर अपेरेंट ऑन द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर हेनरी फ्रेडरिक इन 1612। अच्छा, इनके भाई का जो डेथ हो गई थी उसके बाद चार्ल्स वन आए थे एट द एज ऑफ 12। यहाँ पर पॉइंट ये है कि चार्ल्स जो था उसको थ्रोन दिया गया था एट द एज ऑफ 12। ठीक है ना, जब उसके भाई की डेथ हुई थी हेनरी फेडरिक की, तो उसको जो है ना 12 साल की उम्र में, चार्ल्स वन को जो है 12 साल की उम्र में थ्रोन पर बैठाया गया था और वो बहुत शाय थे उस दौरान। इस पर जो एक अर्ल थे जॉर्ज विलेरिस जो थे बुकिंगम के अर्ल थे, और वो क्लोजेस्ट एडवाइज़र थे बादशाह के, हेनरी फ्रेडरिक के। तो उनके मौत के बाद उन्होंने इसके जो क्राउन मतलब ताजपोशी थी, ठीक है ना, कोरोनेशन जिसे कहते हैं, कोरोनेशन जो थी वो करवाई इसकी चार्ल्स वन की। और उसकी पर्सनालिटी पर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। चार्ल्स वन को अपनी पर्सनालिटी पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा और अपनी फिज़ीक के पे भी, क्योंकि बहुत ही कम एज में उसको वो थ्रोन मिला था। अच्छा, मैं 1625 फिर उन्होंने मैरिज की थी विद हेनरिटा मारिया, ठीक है, ऑफ फ्रांस, रोमन कैथोलिक फेथ। मैंने वही आपको बताया कि इन्होंने जब डिसाइड किया चार्ल्स वन ने कि वो शादी करेंगे किसी कैथोलिक से, तो जब ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो प्रोटेस्टेंट थे और उनके बादशाह के घर में कोई ऐसी प्रिंसेस आए जो कि कैथोलिक हो, और कैथोलिक आने के बाद जब वो उसका औलाद होगा वो भी कैथोलिक होगा और उसका वो बादशाह बनेगा, तो वो उनके लिए नागुज़ीर था। अच्छा जी, उसके बाद मेड प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड अनहैप्पी। जितना भी इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट थे वो अनहैप्पी हो गए, नाखुश हो गए बादशाह से। अच्छा, हु वर द प्यूरिटन्स। अब यहाँ पर जिक्र ये है कि प्यूरिटन्स कौन थे। वो थे जो कि अभी भी रोम को फॉलो कर रहे थे, रोम के चर्च को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। और ट्रू डिसेंडेंट्स ऑफ द वाइक्लिफ एंड लोलार्ड्स, वो अपने आप को वाइक्लिफ और लोलार्ड्स के ट्रू, मतलब जो है ना, आप ऐसे कह लें कि मुरीद समझते थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द जॉन कैल्विन ऑफ जिनीवा, प्यूरिटन्स वर अ ग्रुप ऑफ रिफॉर्म्ड इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स। प्यूरिटन्स कौन थे? जो कि एक ग्रुप था रिफॉर्म्ड इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स का। अब यहाँ पर बात आती है कि चार्ल्स वन के जो सपोर्टर थे वो कौन थे, ठीक है ना। और वो थे रॉयलिस्ट थे, जो कि गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, चार्ल्स वन के साथ खड़े थे, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर द लीस्ट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस वर फेल्ड इन लास्ट 40 years, दे वर कॉल्ड केविलियर्स। जो चार्ल्स वन के जो सपोर्टर थे, जो रॉयलिस्ट थे, दे वर कॉल्ड द केविलियर्स। केविलियर्स उनको पोइट्स भी कहा जाता है, केविलियर पोइट्स भी कहा जाता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे। दे वर द किंग एंड द चर्च हु वर loved in the rural region areas least connected with the overseas commerce. The royalists were supported by the north and west. अच्छा, उसके बाद दूसरा जो ग्रुप था जो आपस में नहीं उनकी बनती थी, वो था पार्लियामेंट्री प्यूरिटन्स सिंपैथीज, और उनको जो है कहा जाता था राउंड हेड्स। उनके जो हेड्स थे वो ऑलमोस्ट मतलब शेव की हुई होती थी दोस्तों, उनको राउंड हेड्स के नाम से भी जाना जाता है। दे वर द लंदन ट्रेडिंग कंपनीज, और वो लंदन की ट्रेडिंग कंपनीज थी। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ट्रेडिंग में वो बहुत ज़्यादा थे, उससे दे वर सपोर्टेड बाय द साउथ एंड ईस्ट, उनको सपोर्ट करने वाले साउथ और ईस्ट के लोग थे। दे कंट्रोल द इकोनॉमी, जो राउंड हेड्स थे उनकी जो इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, ग्रिप थी उनकी। देयर इज़ अ क्लैश इन द डिवीजन बिटवीन बोथ ऑफ द किंग एंड द पार्लियामेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किंग और पार्लियामेंट के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहे हैं। तो उन क्लैशेस के दौरान आप ये यकीन करेंगे कि 11 साल तक पार्लियामेंट को बैन कर दिया गया था। कोई भी जो है ना मीटिंग्स वगैरह नहीं होती थी पार्लियामेंट की।
किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग नहीं करने दिया जा रही थी। चार्ल्स वन ने एक इसी तरीके से पार्लियामेंट को रखा था। तो कैरोलिन द एज ऑफ मिल्टन इज ऑल्सो कॉल्ड, द कैरोलिन वाज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ मिल्टन, इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। अच्छा, सिविल वॉर जो थी, जो इन कैरोलिन के बीच में सिविल वॉर जो चल रही थी, वो 10 नवंबर 1640 को द अर्ल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड अरेस्टेड एंड द चार्ज्ड ऑफ हाई ट्रीजन बाय द पार्लियामेंट, ये ख़त्म हुई। और वहाँ पर जो अर्ल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड था उसको मतलब जो अरेस्ट किया गया और उसको हाई ट्रीजन का यानी गद्दारी के केस चलाया गया उसके ऊपर, पार्लियामेंट ने उसको। और चार्ल्स वन वाज फोर्स्ड टू साइन द डेथ वारंट सॉरी स्ट्रेटफोर्ड का अर्ल जो था, द अर्ल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड जो था उसको जो है ना चार्ज किया गया हाई ट्रीजन का। पार्लियामेंट ने उसको अरेस्ट किया और उस पर जो है ना मुकदमा चलाया और चार्ल्स वन को मजबूर किया, इवन उसकी फैमिली की थ्रेट देकर उसको मजबूर किया गया कि जो है ना आप इसकी डेथ वारंट साइन करें इस अर्ल का। वो नहीं करने वाला था मगर उसकी फैमिली को मतलब मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बेसिस पर उसने जो है ना वो डेथ वारंट उसका साइन 42 को चार्ल्स वन क्या करते हैं, हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि 5 जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है उनको अरेस्ट किया जाए। मगर जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स सरेंडर करने से रिफ्यूज़ करते हैं और वो भाग जाते हैं। मतलब चार्ल्स वन लूजेस कंट्रोल ओवर द लंदन एंड पार्लियामेंट, चार्ल्स वन का जो है कंट्रोल मतलब ख़त्म हो जाता है लंदन और पार्लियामेंट के ऊपर से। पार्लियामेंट स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट द चार्ल्स वन बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट नाउ कंट्रोल्स आर्मिड फोर्सेस। ठीक है, यानी पार्लियामेंट अब जो है उसको कंट्रोल जो है ना अपने लंदन का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लेने लगा और जो है आर्मिड फोर्सेस को भी अपने साथ में ले लगा। द चर्च एंड द लॉ, चर्च को भी अपने साथ ले लिया, मिला लिया उन्होंने, और लॉ को भी, कानून को भी अपने साथ मिला लिया। बट द चार्ल्स सेज नो, पर अभी भी चार्ल्स जो है वो उनके खिलाफ थे, अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। 23 अक्टूबर 1642 को सिविल वॉर बिगिंस बट द पार्लियामेंट वाज लूजिंग इट ड्यू टू द अनट्रेंड आर्मी। उन्होंने जो पार्लियामेंट ने जो आर्मी इकट्ठा की थी वो अनट्रेंड आर्मी थी, इस वजह से वो जंग जीत नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि 14 जून 1645 को एंट्री ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, आर्मी डिफीट्स द रॉयलिस्ट्स। जो ओलिवर क्रॉमवेल की जो आर्मी थी जो वो लेकर आए, तो उन्होंने जो है रॉयलिस्ट को या रॉयलिस्ट की आर्मी को हरा दिया। और फिर 1647 को चार्ल्स वन वाज इन राउंड हेड कस्टडी, राउंड हेड्स जो थे उन्होंने कस्टडी ले ली, अरेस्ट कर लिया किंग को, प्रिजन किया। बट येट ही वाज एरोगेंट, अभी भी मतलब इतने के एरोगेंट थे वो कि वो उनको अरेस्ट भी किया गया, उनको बंद भी किया गया, फिर भी वो कोई भी नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है ना। फाइनली पार्लियामेंट लूजेस पेशेंस एंड एग्जीक्यूट चार्ल्स वन, ऑर्डर्ड ट्रायल। ठीक है, फाइनली उन्होंने मजबूरन जो है ना चार्ल्स वन को जो है ना पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का हुक्मनामा दिया। अच्छा, उसके बाद है ओलिवर क्रॉमवेल 1599 से लेकर 1658 तक, a man of good family related to the important person in the House of the Commons, a gentleman farmer, a staunch Puritan, लैंड प्रोटेक्टर, इसको लॉर्ड प्रोटेक्टर या लैंड प्रोटेक्टर के तौर पर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इंग्लैंड फॉल्स इनटू द कंफ्यूजन आफ्टर हिज डेथ, यानी जब उनकी डेथ हो गई तो कंफ्यूजन में आ गई थी कि कौन जो है ना अब बनेगा। कंट्रोवर्शियल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ डिक्टेटर, इनको डिक्टेटर भी कहा जाता है और हीरो ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी ओलिवर क्रॉमवेल की कुछ ऐसी थी कि इनको हीरो भी माना जाता है और कुछ ऐसी थी कि उनको डिक्टेटर भी माना जाता है। कंडेम्ड फॉर द जेनोसाइड इन आयरलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा जेनोसाइड किया, लोगों का खून बहाया। कंडेम्ड फॉर द जेनोसाइड, अच्छा ये हो गया। एंड हिज कॉप्स was dug up and hung up and beheaded the
रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, जब मोनार्की को दोबारा रिस्टोर किया गया, क्योंकि इसके दौरान ये कोई भी किंग नहीं था, बादशाह नहीं था। ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो एज ए लैंड प्रोटेक्टर या लॉर्ड प्रोटेक्टर के तौर पर यहाँ पर आए थे, लैंड प्रोटेक्टर के तौर पर। ठीक है ना, चार्ल्स वन के बाद यही जो हुकूमत पे रहे, और यही हुकूमत इसी को कहते हैं इंट्रिग्नम, द पीरियड ऑफ इंट्रिग्नम, यानी इन बिटवीन द पीरियड ऑफ नो क्राउनशिप या किंगशिप। ठीक है ना, कोई भी किंगशिप यहाँ पर नहीं थी। सिंपल ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो हुकूमत कर रहे थे एज ए लैंड प्रोटेक्टर। ठीक है ना, तो जब दोबारा रिस्टोरेशन हुई, दोबारा जब मतलब जो ना किंगशिप आई, तो इसकी जो बॉडी थी उसको मतलब जो है ना वापस निकाला गया, उसको फांसी दी गई, और उसको जो है ना दोबारा मतलब एक सज़ा दी गई, एक सज़ा, एक सिंबल के तौर पर उसको सज़ा दी गई। अच्छा, उसके बाद है द इंट्रिग्नम। इंट्रिग्नम शुरू होता है 1649 से 59 तक। कुछ लोग इसको 1649 से लेकर 1660 तक कहते हैं, द पीरियड बिटवीन द सिविल वॉर एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की विद चार्ल्स टू। ये पीरियड जो है इसको कहते हैं इंट्रिग्नम। ठीक है ना, यानी सिविल वार से लेकर दोबारा चार्ल्स टू की जो मोनार्की है वो बहाल होने तक का जो पीरियड है, यानी ओलिवर क्रॉमवेल का जो पीरियड है उसको द इंट्रिग्नम कहा जाता है। द राइज ऑफ द पावर ऑफ द ओलिवर क्रॉमवेल, ये इस दौरान ओलिवर क्रॉमवेल का जो बहुत ही ज़्यादा पावर राइज हुआ, बढ़ा। द ट्रांजिशन बिटवीन द कैरोलिन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, जो ट्रांजिशन हुई कैरोलिन पीरियड से लेके मतलब मोनार्की तक। द पीरियड डोमिनेटेड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, क्योंकि लाजमी बात है कोई किंगशिप नहीं थी, किंग नहीं था, ये सिर्फ एज ए लैंड प्रोटेक्टर जो थे वो हुकूमत कर रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी थी, और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली कोई भी वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी। द लिटरेचर वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़, वहाँ उस दौरान जो लिटरेचर था वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया था। अच्छा, एज ऑफ मिल्टन, प्लेंटी ऑफ द ओवरलैप्स, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलैप्स हुए। डिफ़िकल्टी इन ग्रुपिंग द कैरोलिन, मिल्टन एंड इंट्रिग्नम, क्योंकि यहाँ पर मिल्टन को किस एज में रखा जाए, ये थोड़ी बहुत ओवरलैप्स थे यहाँ पर। डिक्लाइन फ्रॉम द हाई एलिजाबेथन एंड द स्टैंडर्ड्स थ्रू, दो द मिल्टन वॉज a towering figure of the period of, yet there was a less output of the poetry. जॉन मिल्टन वहाँ पे इस दौरान बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी वाले और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी वाले थे, पोइट थे, मगर फिर भी इस टाइम की वजह से, इस पीरियड की वजह से उन्होंने इतनी अच्छी पोइट्री आउटपुट नहीं दिया था। एक्सपेंशन ऑफ द प्रोज, यहाँ पर प्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा गया था। द कोलैप्स ऑफ द ड्रामा, ड्रामा बिल्कुल ही डिक्लाइन आ चुकी थी इस दौरान। ठीक है जी, द एज ऑफ मिल्टन एंड द पोइट्री, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे द एज ऑफ मिल्टन को अलग टॉपिक से शुरू करेंगे।